जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस, जिसमें चल रहा है अध्याय 8 और जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि आज विश्व राजनीति में पर्यावरण पर चिंता क्यों की जा रही है, और हमने ये समझ लिया है कि पर्यावरण को साझी संपदा क्यों कहा गया है और पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है, हम सबका उसमें क्या योगदान है। हमने ये समझ लिया कि भारत पर्यावरण के संबंध में क्या रणनीति रखता है, क्या नीति रखता है, किस प्रकार से सोचता है। और हमने ये भी समझ लिया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबके लिए क्यों इतना जरूरी है, पर्यावरण के संसाधनों के लिए किस प्रकार से दुनिया में आपसी कलह है, ये भी हमने समझ लिया किसमें, भू राजनीति में। और हमने ये भी जान लिया कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमने कितना प्रयास किया है, हमने किस किस प्रकार के आंदोलन किए, क्या किया है हमने पर्यावरण को बचाने के लिए। अब मैं चल रहा हूं आपको बताने और समझाने कि उन लोगों के बारे में जो इस पर्यावरण से बहुत ही करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं, वो पर्यावरण के साथ ही रहते हैं और वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण को अपने जीवन का आधार मानते हैं, वो पर्यावरण के ऊपर ही आश्रित है पूरी तरीके से। अगर पर्यावरण समाप्त हो जाएगा तो उनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उन लोगों को कहा जाता है मूलवासी। क्या कहा जाता है? मूलवासी। और उनके अधिकार जो कहीं से आए नहीं है, वो वहीं पैदा हुए हैं, वो वहीं रह रहे हैं और अपनी प्रकृति के साथ पूरा तालमेल बिठाकर काम कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जाता है मूलवासी। तो अब हम चल रहे हैं उनके अधिकारों के बारे में पढ़ने, उनके साथ किए जाने वाले भेदभावों को समझने कि उनके साथ किस किस प्रकार का भेदभाव होता है, इस समाज के द्वारा उनके साथ किस किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है और उनको उनके अधिकारों से किस प्रकार से वंचित किया जाता है। ये मैं आपको बखूबी इस अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं कि मूलवासी कौन है और उनके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक, चलो समझते हैं। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण को, संसाधन को और राजनीति को, इन तीनों को एक साथ जोड़ देता है। देखो, ये जो पर्यावरण है और ये जो संसाधन है और जो हम विषय पढ़ रहे हैं राजनीति, इन तीनों का अंतर संबंध है मूलवासियों के साथ। आप जब भी कोई विकास की योजना बनाते हैं ना, तो आप अपना हित सोचकर ही बनाते हैं। कोई भी राजनीतिक दल अगर कोई भी काम करता है ना, तो उसमें वो अपनी मानसिकता को जरूर मुख्य भूमि में रखते हुए काम करता है। आप ये जान लीजिए, भाजपा अगर राम मंदिर बनवा रही है तो उसमें अपना राजनीतिक हित सिधा हुआ है, हित छुपा हुआ है, तब वो राम मंदिर को इतना ज्यादा प्रेशराइज करती है। आप ये जानिए। तो इसी प्रकार से हर चीज को राजनेता, राजनीतिक दल कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, कोई भी राजनीतिक दल कोई भी काम करता है तो वो अपने राजनीतिक फायदों को ध्यान में रखते हुए काम करता है। बिना अपने राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखे कोई भी राजनीतिक दल कोई भी काम नहीं करता। आज के समय में मुख्य रूप से समझ में आई बात? आज की राजनीतिक दल बिना अपना फायदा सोचे कोई भी काम नहीं करते। तो इसी संदर्भ में आपका पर्यावरण भी आता है। पर्यावरण में भी अगर वो काम करने जा रहे हैं ना, तो उसमें भी वो अपना फायदा जरूर देखेंगे, अपनी फायदा और जनता का फायदा देखते हैं। वो हमेशा ये देखते हैं कि बहुमत को, मतलब बहुसंख्यक लोगों को क्या फायदा हो रहा है, किससे फायदा हो रहा है। क्योंकि देश में शासन करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुमत चाहिए, मतलब जनता का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए। ये लोकतंत्र की प्रणाली का एक दुखद परिणाम है कि अल्पसंख्यक
मतलब जिनकी संख्या कम होती है उनकी बात को कम सुना जाता है, मतलब जो ज्यादा संख्या में होते हैं उनकी बात को दमदार तरीके से रखा जाता है और उनकी बात को ज्यादा सुना जाता है। ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी है मेरे विचार में। मेरे विचार में लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खामी है। लोकतंत्र में उसकी बात को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। मैं क्या शब्द यूज कर रहा हूं, प्राथमिकता, प्राइमरी उसकी बात को रखा जाता है जिसके पास क्या होता है, बहुमत, संख्या बल होता है, उसकी बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और जिसके पास बहुमत नहीं होता उसकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है। ये एक लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी जो मुझे लगती है। तो ये आपके जो मूलवासी हैं ये सामान्य जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जब भी इनके अधिकारों की बात आती है और प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग की बात आती है तो हमेशा कौन जीतता है इसमें, सामान्य जनता जीतती है, मूलवासी नहीं जीतते। आप देखेंगे बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के लिए बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है, सिर्फ क्या तर्क देते हुए कि इससे बहुसंख्य जनता का लाभ होगा। इससे क्या होगा, बहुसंख्य जनता का लाभ होगा। ये तर्क देकर बड़े बड़े जंगलों को काट दिया जाता है और वहां पर बड़े बड़े डैम्स बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी खदानें खोद दी जाती हैं। आप देखोगे, अगर मैं आपको अगला जब नई बुक पढ़ाऊंगा उसमें दूसरा चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये समझाऊंगा कि जब विकास परियोजनाएं बनती हैं तो वो पर्यावरण के साथ कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं और उसे राजनीति किस प्रकार से विकास के मास्क के नीचे दबा देती है कि विकास के लिए पर्यावरण को बर्बाद करना भी सही है। तो हमेशा पर्यावरण और विकास के चक्कर में मूलवासियों के अधिकारों का सदैव हनन होता है। मूलवासियों को हमेशा उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। जब भी मैं प्राकृतिक संसाधनों, मतलब जब पर्यावरण का मैं मतलब जंगल के संसाधनों का प्रयोग कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपके घर के संसाधनों को आपसे छीन रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप जंगल के मालिक हैं, जंगल का संसाधन आपका है। तो बिना पूछे अगर मैं आपके घर से सामान निकाल रहा हूं तो आपको अच्छा लगेगा? तो वैसे ही जंगल के लोगों का भी तो जंगल है ना भाई, वो वहां रह रहे हैं तो इसका मतलब वो उनका घर है और बिना पूछे हम उनसे उनका संसाधन छीन लेते हैं। तो हमेशा पर्यावरण और पर्यावरण के संसाधनों को लेकर हमेशा राजनीति में मूलवासी पिसता है। आगे सुनो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इसकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। देखो, उनको कहते हैं मूलवासी, जो बहुत ही लंबे समय से उसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहते आ रहे हैं, उनको मूलवासी कहा जाता है। आगे सुनो। फिर किसी दूसरे संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया, मतलब अपना गुलाम बना लिया या इनके पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे भारत में कहा जाता है जो ये आर्य हैं, मतलब हम लोग जो हैं, हम लोग आर्य हैं, तो हम लोग भारत के मूल निवासी नहीं है, हम लोग भारत के मूल निवासी नहीं है। ये जो द्रविड़ भारत के लोग हैं, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, ये वास्तविक रूप से भारत के मूल निवासी हैं। हम लोग जो उत्तर भारत के लोग हैं वो मूल निवासी नहीं है। ये बात याद रख लो, ये साक्ष्य है और ये प्रमाण है कि उत्तर भारत की जो संख्या है, जनसंख्या है, वो भारत की मूल निवासी जनसंख्या नहीं है। भारत के मूल निवासी द्रविड़ भारत के लोग हैं और जो जंगलों में निवास करते हैं वो लोग हैं। समझ में आई बात? वो लोग हैं भारत के वास्तविक मूल निवासी। समझ में? और हम लोग आए और हम लोगों ने इनकी पूरे संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास हथियार थे और इनको वो उस प्रकार की लड़ाई झगड़े नहीं आते थे, इसलिए हमने इनको जंगलों में धकेल दिया और इनके पूरे प्राकृतिक संसाधन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से हमने इनको बैकवर्ड कर दिया
और हम फॉरवर्ड हो गए। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। फिर किसी दूसरे संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। आज भी ये लोग अपनी पुरानी संस्कृति के हिसाब से ही अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। ये लोग ढकोसले वाला, दिखावे वाला जीवन जीना पसंद नहीं करते। आज भी जो लोग जंगलों में रह रहे हैं वो फोन चलाना पसंद नहीं करते, वो अपने पुराने तरीके से ही संवाद बांटना पसंद करते हैं, संवाद करना पसंद करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करना पसंद करते हैं। वो लोग टेक्नोलॉजीज को बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जितनी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हम होंगे उतना ही हम अपनी प्रकृति से दूर चले जाएंगे। वो आज भी अपने रिचुअल्स, अपने कस्टम्स को उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि वो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले करते रहे थे। वैसे ही आज भी वो कर रहे हैं अपने कस्टम को। क्यों? क्योंकि उनको उसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। उनको प्रकृति से जुड़े रहना बहुत पसंद है। वो मानते हैं कि अपनी माँ को बदला नहीं जाता, अपनी माँ को बदला नहीं जाता, हमेशा अपनी माँ को उसी रूप में रखना चाहिए जिस रूप में माँ रहती थी। कभी वो अपनी माँ में कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करते। इसीलिए वो प्रकृति का बहुत ज्यादा वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। कौन? मूलवासी। उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिजीनस। ठीक है। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वसामान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है? फिलीपींस के डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुसे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख मूलवासी बसे हैं। उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूर्व में पुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडे और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। तो ये लोग भी अब अपनी ताकत को पहचान रहे हैं और समझ रहे हैं कि अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो हमें हमारा अधिकार मिलने वाला नहीं है। हमें अपने अधिकार को प्राप्त करना है तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। तभी हम अपने हक को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो हमें कोई भीख में हमारे हक देने वाला नहीं है। हमें लड़ना पड़ेगा और हमें लेना पड़ेगा, तभी हमें हमारा अधिकार मिलेगा। नहीं तो हमें कोई किसी भी प्रकार का अधिकार देने वाला नहीं है। समझ में आई बात? ये बात आप सुनिश्चित कर लो। आपको भी अपने अधिकार को लेना है तो आपको भी लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको आपके अधिकार मिलेंगे। नहीं कोई आप पर दया करके आपको आपके अधिकार देने वाला नहीं है। आज का समाज दया तो किसी पे करता नहीं है, किसी पे नहीं करता, कभी भी नहीं करता। इंसान की ये प्रवृत्ति है कि वो कभी किसी पे दया नहीं करता जल्दी से, खासकर अधिकारों के मामले में तो खासकर, क्योंकि उसे इस बात का भय रहता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए। और जो जलन की भावना है ना, इसी चीज ने तो इंसान को इंसान से लड़ा रखा है। नहीं तो दुनिया में लड़ाई नहीं होती। दुनिया में लड़ाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? जलन, कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे पीछे ना रह जाए। इस चीज की लड़ाई
आगे की बात है शायद, तो पीछे तो अगर कोई रह जाए तो कोई उसे आगे खींचने के लिए जाता भी नहीं है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो किसी को पीछे से आगे ले जाने के लिए पीछे मुड़कर देखें और फिर उसका हाथ पकड़ के उसे आगे लेके चले। बहुत ही कम लोग होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी इस बात को समझ ली है कि अगर हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो हमें भी लड़ना पड़ेगा, और बिना लड़े हमें हमारे अधिकार, बिना संघर्ष करे हमें हमारे अधिकार मिलने वाले नहीं है। समझ में आ गई बात? आगे सुनो। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में हैं, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति, भारत में इन्हें क्या कहा जाता है? आदिवासी या जनजाति। ये है सच में भारत के मूल वासी, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आदिवासी या जनजाति, जिन्हें हमने किस कैटेगरी में रखा है? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी बुराई कास्टिज्म है। कास्टिज्म है तो है, मानो इस चीज को। किसी पिछड़ी जात के व्यक्ति ने कास्टिज्म नहीं बनाया है, अगड़ी जात के लोगों ने ही कास्टिज्म को बनाया और फॉलो कराया है। तो जब है तो मानना तो पड़ेगा भाई। जब आपको ब्राह्मण कहने में कोई शर्म नहीं है, तो अगर उसको उसकी जात के आधार पर बेनिफिट मिल रहा है, तब आपको क्यों चिढ़न हो रही है? क्यों चिढ़न हो रही है कि इसको इसकी जात के कारण बढ़ने का मौका मिल रहा है? भाई जात तो आपने बनाई थी ना। आपको मैं बता देता हूं, वर्ण व्यवस्था और कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था कब तक रही है? सिर्फ कब तक जितिन? वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल के बाद वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। वर्णों का विभाजन जो पहले वैदिक काल में कर्म के आधार पर हो रहा था, वो उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर होने लगता है। बहुत लोग भगवत गीता का श्लोक मारेंगे कि भगवत गीता में लिखा है कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्धारण हुआ है। वो वैदिक काल तक में था। वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में जब अन्य भारतीय धार्मिक ग्रंथों का निर्माण हुआ, तो उसमें उसको तब्दील कर दिया जाता है। उसमें उसको कर्म से हटाकर जन्म के आधार पर कर दिया जाता है, और इसके लिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है। और कब से कब तक का वो भी मैं बता देता हूं आपको पढ़ना पड़ेगा 1000 से लेकर आप पढ़िए 200 ईसा पूर्व का इतिहास, तो आपको पता चल जाएगा। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक का आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा कस्टम क्लियर हो जाएगा। और वैदिक काल का समय काल क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। उस दिन बताया था मैंने, ये सारी चीजें लिखवाई भी थी आपको, तो ध्यान रखना है ये सारी चीजें। ठीक है, तो मूलवासियों को भी अब अपने अधिकार चाहिए, तो वो इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको हम अपने भारत में क्या कहते हैं? SC ST कैटेगरी में रखते हैं, और इन्हें हम आदिवासी या जनजाति कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र में बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों सालों से पॉलिनेशिया, मेलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। जैसे हमारे भी देश में अंडमान निकोबार में, आपका अंडमान निकोबार में बहुत सारे लक्षद्वीप पे, यहाँ पर अंडमान निकोबार में हमारे देश के यहाँ के मूल निवासी लोग यहाँ पर रहते हैं, और सरकार भी इन लोगों को इंटरफेयर नहीं करती। अगर यहाँ कोई जाने की कोशिश करता है तो ये लोग उसको सीधे तीर से मार देते हैं और पानी में फेंक देते हैं। ये अपनी जनजीवन में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि बाहरी लोग इनके जनजीवन में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी करें। तो
ये बात यहाँ पर लिखी है, कहा ना इन्होंने कि हमें अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाए, हमें हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए या हमें आधुनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने रिचुअल, हम अपने कस्टम्स के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहते हैं, हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के हिसाब से ही अपना जीवन जीना चाहते हैं। हमें नहीं सीखनी है आपकी भाषा, हमें नहीं सीखनी है आपकी संस्कृति, हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी जनजीवन के साथ जीना है, हमें आपके आधुनिक समाज से नहीं मिलना। समझ में आई बात? आगे सुनो। अपने मूल सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए, अपने मूल वास स्थानों पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन जमीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस राजनीतिक आजादी का क्या मतलब जो जीने के लिए संसाधन ही न मुहैया कराएं। समझ में आई बात? तो ये लोग कहते हैं कि अगर हमें आप राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं तो हमें हमारी भूमि पर भी अधिकार मिलना चाहिए। आप हमें राजनीतिक अधिकार दे रहे हैं और हमारी भूमि पे अधिकार नहीं दे रहे तो हम जिएंगे कहाँ? हम जिएंगे कहाँ? जीने के लिए जमीन तो चाहिए ना भाई, और जीने के लिए अगर आप जमीन नहीं देंगे तो फिर जीने का क्या फायदा? आज जो इजराइल और फिलिस्तीन या हमास के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो किसके लिए हो रही है? जमीन के लिए तो हो रही है। जमीन की तो लड़ाई है ना, किसी और चीज की थोड़ी ना लड़ाई है। कल भी मैंने आपको बताया था, दुनिया में आपको लड़ाई किसी चीज की झेलनी है तो किस चीज की झेलनी है? जमीन की लड़ाई ही आपको झेलनी है। इसके अलावा दुनिया में कोई किसी से किसी बात के लिए नहीं लड़ता। सबसे बड़ी लड़ाई अगर दुनिया में किसी चीज की है तो वो क्या है? जमीन की लड़ाई। और जमीन की लड़ाई क्यों? क्योंकि जमीन में ही पूरा जीवन है, जमीन में ही पूरा जीवन है। और यहूदियों की भी गलती नहीं है भाई, उनके साथ अत्याचार हुआ है इतिहास में, ये गलत नहीं है, ये छिपा भी नहीं है किसी से, ये छिपा नहीं है। रोमन्स ने किया, सबने किया उनके साथ अत्याचार। तो अब अगर वो अपनी जमीन पे आए हैं और वो अपनी जमीन को अपने अतीत में छीने गए लोगों से छीन लिए हैं तो इसे भी गलत नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन आज की मानवता के हिसाब से जो हो रहा है वो गलत है। हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, हमारा भी अपना पर्सपेक्टिव है, बाद में इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि मूलवासी भी यही चाहते हैं, उन्हें भी जमीन पर पूरा नियंत्रण चाहिए, उन्हें भी पूरा जमीन पर। और सच भी तो यही है, अगर आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो आप रहेंगे कहां रहेंगे बताओ मुझे? जमीन ही तो वो है जिस पर अगर आपका आधिपत्य रहेगा तभी तो आप जीवित रह पाएंगे ना, नहीं तो आपके जीने का तो आधार ही खत्म हो जाएगा। आप कहां से अपने लिए संसाधन जुटाओगे बताओ? जुटा पाओगे? कहीं से भी नहीं जुटा पाओगे। संसाधनों का सबसे बड़ा आधार क्या है? ये जमीन है, और इस जमीन के बिना तो संसाधन मिलना संभव ही नहीं है। इस जमीन के बिना संसाधनों का मिल पाना ही संभव नहीं है हम लोगों के लिए। आगे सुनिए आपको, भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये कुल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमतू जनजातियों को छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते आ रहे थे, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ।
देखो, जब तक भारत में ब्रिटेन के लोगों का शासन नहीं था, तब तक मूलवासी जितना चाहे जंगल की जमीन का प्रयोग कर रहे थे और अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। उस समय के राजा महाराजा इनके जीवन में ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते थे और इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। अगर अभी मैं हिस्ट्री का आपको चैप्टर जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब तीसरा अध्याय तीसरी बुक का पहला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले इन मूलवासियों का राजा महाराजाओं के साथ कैसे संबंध था और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ इनके कैसे संबंध थे और इन्होंने अंग्रेजों का किस प्रकार से विद्रोह किया। सबसे पहले विद्रोह इन्हीं लोगों ने किया। सबसे पहले मूलवासी या आदिवासियों ने ही अंग्रेजों का सबसे पहले विद्रोह किया, क्योंकि उनके अधिकारों पर सबसे पहले अंग्रेजों ने अधिकार किया। सबसे पहले उनके अधिकारों को ही उन्होंने छीना, क्योंकि जंगल की जमीन पर इनका नियंत्रण था और जंगल में ही क्या था, जंगल में ही असीम संसाधन थे। असीम संसाधन तो कहां थे, जंगलों में थे। सही बात, जंगल जितने संसाधनवान है ना, उतना तो कहीं कोई भी नहीं है। जंगल में आप अगर चले जाओगे तो आप भूखे नहीं मर सकते। क्यों मर जाओगे? भूखे मरोगे? सब कुछ तो उपलब्ध है वहां। क्या नहीं है? पेट भरने से लेकर शरीर को ढकने तक हर चीज तो उपलब्ध है। क्या नहीं है वहां? और वहां रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे और जीवन खुशहाल होगा। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इसीलिए तो आदिवासी लोग उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि इंसान जितना नेचर से जुड़कर रहता है उतना ही वो लंबा जीवन जीता है और जो इंसान ज्यादा दिखावे का जीवन जीता है वो जल्दी ही पृथ्वी छोड़कर परलोक सिधार जाता है। आप देख लो, जो भी ये आपके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो कहते हैं शुगर नहीं, शुगर तो सबसे गंदी चीज है और वो ऑयली फूड नहीं खाएंगे, वो बहुत ही डाइट फ्रेंडली खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं खाएंगे तो इस डस्ट भरी दुनिया में हम भी डस्ट बन जाएंगे। समझ में आई बात? वो इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पर हम लोगों को तली भुनी चीज और फ्रूटी माजा चॉकलेट बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। देख लो आप, हमारे सेलिब्रिटीज हमारा कितना काटते हैं, हमारा कितना काटते हैं। आगे सुनिए। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आजादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ऐसी परियोजनाओं में विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। सबसे ज्यादा विकास परियोजनाओं के कारण अगर किसी को अपना घर छोड़ना पड़ा है तो वो किसको छोड़ना पड़ा है? मूलवासियों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी के घर को तबाह किया गया है विकास के नाम पर, विकास परियोजनाओं के नाम पर, तो इन मूलवासियों की जमीन को सबसे ज्यादा बर्बाद किया गया है। किसके नाम पर? विकास के नाम पर। समझ में आई बात? आगे सुनिए आप। दरअसल इन लोगों के विकास की बहुत बड़ी ऐसी परियोजनाओं में विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक अपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। भाई, जब धरती का मुद्दा इतने दिनों तक विश्व राजनीति से गायब रहा, तो ये तो लोग हैं जिसपे हम लोग रह रहे हैं, हम उसकी चिंता नहीं कर रहे, तो वहां रहने वाले मुट्ठी भर लोगों की चिंता हम करेंगे? हम इतने ज्यादा लालची कपटी चोर हैं हम। ये मानव समाज, ये जो आधुनिक मानव समाज है ना, ये लालची कपटी चोर है। लालची कपटी चोर है, मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। और इसी ने इस पृथ्वी को बर्बाद किया है और इसी ने मूलवासियों के अधिकारों को उनसे
छीना है। किसके लिए? अपने खोखले विकास के लिए, अपने खोखले विकास के लिए इस कपटी मनुष्य ने अपने इस ब्रह्मांड को बर्बाद कर दिया है और इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आपस में कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं और मर रहे हैं और भूकंप तबाही मचा रहा है। अफगानिस्तान में मरे ना 2000 लोग, किससे? भूकंप से। और भी मरे होंगे, सही आंकड़ा तो आएगा ही नहीं। नेपाल का भी नहीं आएगा, कहीं का भी नहीं आएगा, सही आंकड़ा तो कहीं का आएगा ही नहीं। जितने लोग भूकंप से मरते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा लोग तो भूख से मर जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग भूख से मर जाते हैं, उनके तो आंकड़ा ही नहीं होता। फिर समझ में आई बात? रोग भी हो जाता है बहुत से लोगों को। तो ये जान लो आप, मां पृथ्वी के साथ अगर कोई खेलेगा तो मां पृथ्वी भी उसके साथ खेलेंगी और ऐसा खेल खेलेंगे ना, हम बचेंगे नहीं। लड़ लो तुम आपस में, बढ़ा रहे हो ना पृथ्वी का टेम्परेचर अपने बम मार के, अपनी मिसाइल मार के, तुम बचोगे ही नहीं, तुम बचोगे ही नहीं। कर लेना धर्म की लड़ाई, फिर यहूदियत भी बच जाएगा, इस्लाम भी बच जाएगा, देख लेना तुम। ना बर्बाद हो जाए तो कहने वाली बात है, दिखा ले अपनी ताकत जितनी है, कोई नहीं बचेगा। और अगर बचेगा इस देश पर, इस दुनिया में कोई, तो मूलवासी ही बचेंगे, उनके अलावा कोई नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, वो प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। क्या शब्द यूज करा मैंने? प्रकृति के अनुसार, जैसा प्रकृति चाह रही है वो अपने जीवन को वैसा बना रहे हैं, इसलिए वो जीवित रह पाएंगे। हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने इस प्रकृति पर जितना अत्याचार, जितना गंध मचाया है ना, उतना किसी ने नहीं मचाया है। हम आधुनिक लोगों ने, समझ में आ गई बात? और हमने अब 60 सालों से पृथ्वी की चिंता करनी स्टार्ट करी और आज भी हम सही तरीके से पृथ्वी की चिंता कर भी नहीं रहे हैं। आज भी हम अपने लाभ में निहित पड़े हैं, लाभ के चक्कर में निहित हैं। 4G 5G 6G 7G 8G ला रहे हैं, फास्टर रेडिएशन से पृथ्वी को गला रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे पृथ्वी बर्बाद होगी, हम सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को देख रहे हैं बस। अरे भाई, इस पृथ्वी नहीं बचेगी तो इन फास्टर दुनिया को चला के क्या कर लोगे? कुछ कर पाओगे? नहीं। कुछ कर पाओगे? नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। प्लीज पृथ्वी को बचाओ और आप सब बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हो। एक बच्चा भी अगर ये जिम्मेदारी ले ले कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए अपने समाज को अवेयर करेंगे, अपने मित्रों को अवेयर करेंगे, उनसे कहेंगे कि सही जगह सही चीज सही समय पर करो, सही पढ़ो, सही जानो। देखो, पढ़ोगे नहीं ना तो जानोगे नहीं, और जानोगे नहीं तो कभी ये नहीं समझ पाओगे करना क्या है पृथ्वी के लिए, कभी नहीं कर पाओगे। पेड़ लगाओ, पेड़ सुरक्षित करो, लोगों को साफ सफाई भरा जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। जहां रह रहे हो अपने घर के लोगों को प्रेरित करो कि साफ सफाई और पेड़ों को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। ये उनको समझाओ, बताओ कि पेड़ों को सुरक्षित रखना कितना जरूरी है। और जरूरी ना हो तो फालतू के इलेक्ट्रॉनिक्स, फालतू की गाड़ी घोड़े ना खरीदी जाए। अगर घर में एक गाड़ी से काम चल जाए तो 10 गाड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हवाबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये हवाबाजी हमें हवा में ही उड़ा देगी, एक दिन हम गायब हो जाएंगे। लोगों को एक गाड़ी से काम चल सकता है, लेकिन 10-10 गाड़ियां खरीदेंगे, बस क्या दिखाने के लिए? मेरे पास पैसा है, पैसा। इस दुनिया में माननीय रतन टाटा जी से ज्यादा किसी के पास पैसा है, फिर भी वो एक गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी यूज नहीं करते। एक गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी यूज नहीं करते। और यहां जो उनकी दौलत के मुट्ठी भर पैसा अपने पास रख लेते हैं, वो 6-6 गाड़ियां खरीद लेते हैं। 6-6 गाड़ियां सिर्फ दिखावे के लिए। अब आप अंतर समझिए,
एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और एक अधूरे पढ़े लिखे व्यक्ति में क्या अंतर होता है? जो देखो, मूर्ख हो, अनपढ़ हो चलेगा, लेकिन आधा पढ़ा लिखा हो ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ना उसे ढंग की समझ होती है, ना ढंग का ज्ञान होता है। कच्ची रोटी ठीक है, पक्की रोटी बहुत ठीक है, लेकिन ये जो अधकच्चा माल होता है ना, वो तो सेहत को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। आप पकी हुई आलू खा लो चलेगा, कच्ची आलू खा लो चलेगा, लेकिन अधकच्ची आलू खाओगे तो पेट जरूर खराब हो जाएगा, सुनिश्चित है ये। तो समझ में आ गई बात? तो अगर हमें अपनी पृथ्वी को बचाना है तो हमें मूलवासियों की तरह अपने जीवन को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। हमें प्रकृति के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना पड़ेगा, तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। हमें एयर कंडीशनर्स को छोड़ना पड़ेगा, हमें फ्रिज को छोड़ना पड़ेगा, हमें कम से कम वाहनों को करना पड़ेगा, तभी हम पृथ्वी को बचा पाएंगे। नहीं तो संभव नहीं है पृथ्वी को बचाना, नहीं तो संभव नहीं है पृथ्वी को बचाना। समझ में आई बात? आगे सुनो आप लोगों, इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका समाप्त। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों के संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इनमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। अगला जो चैप्टर है ना, वो हमारे लालच को दिखाएगा कि हमने अपनी लालच के लिए किस प्रकार से विश्व को बर्बाद करने की एक दशा तैयार कर दी है, और मूलवासियों ने हमेशा इस चीज का विरोध किया है। ये हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ ये अध्याय आपका यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।